अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है इसमें? ठीक। दुरूद शरीफ पढ़ना। लीजेस IFRS 16। अच्छा, इसमें ना 3 हिस्से हैं। मैंने वो 3 सेट बांटे में। एक इसमें लेसर है, एक लेसी है, और है तो लेसी ही, लेकिन ट्रांजेक्शन एक सेपरेट सी है, इसलिए उसको मैं ऐसा कहता हूं सेल एंड लीज बैक। लेसर टेस्ट होता है कैफ में और ये टेस्ट होता है सी फैप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेसर हो नहीं सकता। असल में लेसर कैफ में बहुत टेस्ट हो जाता है ना, तो इसलिए सी फैप में इसके लिए कोई खास बचता नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कैफ में है, सी फैप में नहीं है सारा लीजेस है कैफ के सी फैप के अंदर, लेकिन इसकी टेस्टिंग ज्यादा कैफ में हो चुकी होती है, तो सी फैप में फिर लेसी टेस्ट होता है। लेकिन पढ़ाना तो बहरहाल है, तो मैंने आपको एक लेसर का पहले सारा पढ़ा, मैं सारा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में है, सवाल आ जाए फिर सिलेबस में है, इसलिए लेसर पढ़ा सारा रहा हूं। और उसमें जो मेहनत की होगी लेसी में फिर वो मेहनत काम भी आएगी, तो इसलिए मैं लेसर पढ़ा रहा हूं पहले। अच्छा, उससे पहले लीज समझ लें, लीज क्या होती है। पहले लीज देखते हैं, लीज क्या है। अगर किसी एक एसेट को बिजनेस ने यूज करना है, उस बिजनेस का उस पर हक है, तो लीगल ओनरशिप तो चलो ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पता नहीं, मुझे इसका कंपनी लॉ की डिटेल नहीं पता, तो कंपनी लॉ की डिटेल में जाए बगैर सिर्फ एक चीज पॉइंट बताना चाह रहा हूं, लीगल डिटेल में नहीं जा रहे। एक कंपनी के डायरेक्टर साहब ने कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदी, सीईओ साहब ने, चलो, लेकिन वो गाड़ी सीईओ साहब के अब्बा जी का नाम है, उनको पता भी नहीं है मेरा नाम गाड़ी है, किसी वजह से वो गाड़ी अब्बा जी का नाम है वो कंपनी के पैसों और कंपनी ही के सारे कंट्रोल में है, तो वो कंपनी का एसेट है या नहीं, टैक्स डेडक्शन अलाउ होगी कि नहीं होगी, इस पे बहस नहीं कर रहे हैं। कंपनी की बुक्स में वो एसेट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? कंपनी के नाम पे तो नहीं है, कंपनी ही के कंट्रोल में, बेशक वो सीईओ साहब के अब्बा जी के नाम पे है, ठीक है, अब्बा जी के नाम पे है, तो ये एक अलग बहस है कि उस पे टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होगी कि नहीं होगी, ना हो, खैर एसेट तो वो बिजनेस का है, तो बिजनेस का एसेट क्यों है? ओनरशिप तो नहीं है, तो एसेट के लिए ना ओनरशिप होना शर्त नहीं है, कंट्रोल होना शर्त है। अगर कोई किस्तों पे खरीद लिया एसेट, इसके बाद मैंने IFRS 15 नहीं IAS 12 और फिर IFRS 15 पढ़ाना है, तो IFRS 15 में होगी बात किस्तों वाली, लेकिन अगर कोई एसेट किस्तों पे खरीदा है तो पैसे तो भी नहीं दिए, तो वो एसेट कस्टमर का ही हो गया, या कस्टमर उसको भी एसेट ना कहे, अपना खरीद लाया है, किस्तों पे है, पैसे अभी नहीं दिए, तो वो एसेट कस्टमर का हो गया, या वो सप्लायर से बार बार इजाजत ले यूज करने की हो गया। तो कोई भी चीज जब बेच दी जाती है तो बेचने के बाद वो कस्टमर की है, कस्टमर उसको यूज करने का हक रखता है, वो सप्लायर से पूछेगा नहीं बार बार। लेकिन अगर सप्लायर से पूछना पड़ रहा है तो ये लीज है। जैसे अगर गाड़ी खरीद ली, चाहे किस्तों पे खरीदी, तो वो गाड़ी यूज करनी है नहीं करनी है, खड़ी रखें चलाएं, ये कस्टमर की मर्जी है, सप्लायर से नहीं पूछना उसने। लेकिन अगर गाड़ी किराए पे ली हुई है तो फिर पूछना पड़ेगा ना, सप्लायर से पूछना पड़ेगा, तो ये लीज है। तो लीज वो एग्रीमेंट है जिसके तहत एक एसेट, जिसको अंडरलाइंग एसेट भी कहेंगे, इसको यूज करने का राइट एक पार्टी है जिसको कहते हैं लेसर, ये इस राइट को यूज करने देती है दूसरी पार्टी जिसको कहते हैं लेसी। तो लीज वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेट को यूज करने का हक इसने उसको दिया हुआ, और बदले में ये उसको कंसिडरेशन दे रहा है। वो कंसिडरेशन कैश भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है, और हमेशा के लिए नहीं, फॉर एग्रीड पीरियड। और ये एग्रीड पीरियड ईयर्स भी हो सकते हैं और आवर्स भी हो सकते हैं। जनरेटर किराए पे लिया है 5000 घंटों के लिए, अब 5000 घंटे चल जाएगा तो वापस करना पड़ेगा। तो लीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसेट जो ठीक है, जिसको लेसर कहेंगे, वो उस एसेट को यूज करने का हक दे रहा है दूसरी पार्टी को, जिसको लेसी कहेंगे, और बदले में लेसी उसको कंसिडरेशन पे कर रहा है फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। ये लीज है। लेकिन इस पे IFRS 16 लगने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो पूरी होंगी तो IFRS 16 में आएगा। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होंगी तो फिर IFRS 16 में आएगा, फिर नॉर्मल सी एक्सपेंस सर्विसेज की अकाउंटिंग होगी जो होगी। उसके लिए आप आए चैप्टर में पहले पेज पे, लीजेस वाले चैप्टर में पहले पेज पे आइए, और ये पहले ही पेज पे जो मैंने एक बड़ा सा डब्बा बनाया हुआ है लीज के नाम से, जिसके अंदर आपको 4 पॉइंट लिखे नजर आ रहे हैं। इनमें से पॉइंट 1 पढ़ लें, चैप्टर का पहला पेज जिसको मैंने बुक्स ऑफ लेसर कहा हुआ है, सेट 1।
नहीं ज्यादा आगे निकल गए आप, इससे पीछे हो जी। सेट 1 का पहला पेज 9.1.1, इसमें एक बड़ा सा डब्बा जिसमें मैंने लीज लिखा हुआ है, 4 पॉइंट्स है उसके अंदर पॉइंट 1 पढ़ लें, ये समझा दिया आपको। जी पॉइंट 1। अच्छा 3-4 मिसालें समझाता हूं, फिर उससे अगला पॉइंट कहूंगा पढ़ने को। अगर एक रेंट ए कार का बिजनेस है और उनसे एक हाईएस्ट लेते हैं किराए पे, क्यों चाहिए भाई हाईएस्ट? जी स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप के लिए चाहिए, ठीक है पहुंच जाया करेगी, टाइम तय हो गया, पैसे तय हो गए, हाईएस्ट पहुंच जाएगी। अच्छा अब टाइम पे गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन गाड़ी रोज बदल जाती है, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप के लिए सर्विस लिया ना, गाड़ी थोड़ी पक्की की है। तो अब ये जो रेंट ए कार से सर्विस ली जा रही है, वो रेंट ए कार वाला गाड़ी आराम से बदल सकता है, क्योंकि हमने उससे गाड़ी नहीं फिक्स की। हमने कहा है हमें एक हाईएस्ट चाहिए, जो मर्जी आए, हमें हाईएस्ट चाहिए, नीली आए, काली आए, लाल आए, सफेद, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेनी है। तो 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया। अब इस 3 साल के दौरान कस्टमर की मर्जी चल रही है एसेट पे कि ये वाली गाड़ी नहीं सफेद वाली आनी चाहिए या नीली वाली आनी चाहिए, ये सप्लायर की मर्जी चल रही है, सप्लायर की मर्जी चल रही है। और मिसाल, अगर एक बिल्डिंग किराए पे ली, उसको हेड ऑफिस बनाया, अब उससे जो मालिक मकान है उससे मोटी मोटी बातें तय कर ली हैं, यानी यहां पर कोई होटल नहीं चलाना, यहां पर कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी, फलानी दीवारें नहीं गिरानी, जमीन की खुदाई नहीं करनी, मोटी मोटी बातें तय हो गई, इलीगल काम नहीं करना, फलाना बिजनेस नहीं करना, दीवारें नहीं गिरानी, ये मोटी मोटी बातें तय हो गई बस। अब उस मोटी मोटी बातों तय होने के बाद, यानी एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन हो गया, अब उसके अंदर रहते हुए 10 साल का एग्रीमेंट है, उस 10 साल के एग्रीमेंट में उस बिल्डिंग के कौन से कमरे को अकाउंट्स ऑफिस बनाना है, कौन से कमरे को एडमिन ऑफिस बनाना है, ये मालिक मकान बताएगा। क्या मालिक मकान रोज आ जाएगा कि जी आज ये कमरा खाली करते हैं, आज हमारे फलाने मेहमान आ रहे हैं, आज फलाने मेहमान आ रहे हैं? तो अब क्या हुआ, कस्टमर के पास जो एसेट है डिफाइंड स्कोप के अंदर रहते हुए अब मर्जी कस्टमर की चलेगी। ये दोनों मिसालों में फर्क मैं और मिसाल देता हूं। एक शॉपिंग मॉल था और उसमें कोई 200 स्क्वायर फीट की जगह स्टॉल लगाने के लिए हमने किराए पे ले ली। उस मॉल वाले से तय हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल जो सेंटर में फवारा लगा हुआ है उसके साथ वाली जगह हमारी है, वो उसने हमें किराए पे दे दी। अब वो हमें ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा करें, आज फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएं, कल गए सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमने वो स्पेसिफाइड जगह किराए पे लिए। लेकिन अगर हमने उससे 200 स्क्वायर फुट किराए पे लिए होते, कभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज देता, कभी सेकंड फ्लोर पे भेज देता, तो फिर दूसरी वाली मिसाल के अंदर, दूसरी वाली जिसमें वो हमारी जगह बदल देता है, कस्टमर का कंट्रोल है एसेट पे? नहीं। अब ये जो मैंने 3-4 मिसालें दी है ना, चलिए एक मिसाल और देता हूं। हाईएस्ट किराए पे ली है और जो हाईएस्ट किराए पे ली है उसका नंबर, उसका डिजाइन, वो सब तय हो गई है, यही वाली हाईएस्ट हमें 6 महीने के लिए चाहिए। अब सप्लायर इस हाईएस्ट को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर खराब हो गई तो फिर वो कस्टमर के लिए नहीं भेज देगा, लेकिन अब ये हाईएस्ट कस्टमर के कंट्रोल में है, चाहे वो मेहमानों का पिक एंड ड्रॉप करे, चाहे स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप करे, चाहे वो कैश ऑफिस के हवाले कर दे। मालिक ने गाड़ी 6 महीने के लिए हवाले कर दिए। हाँ, मोटी मोटी बातें जरूर तय की होंगी, रेसे नहीं लगानी, फलाने शहर में नहीं लेके जाना, पहाड़ी इलाकों में नहीं लेके जाना, इलीगल स्मगलिंग नहीं करनी, मोटी मोटी बातें तय करने के बाद, यानी स्कोप डिफाइन करने के बाद अब कस्टमर की मर्जी चल रही है। तो ये जो मैंने आपको 5-6 मिसालें दी हैं, इनमें की बात यह है कि अगर कस्टमर के पास थ्रू आउट द पीरियड कंट्रोल है कि वो जैसे चाहे एसेट को यूज करे, लेकिन वो जो जैसे चाहे है ये डिफाइंड बाउंड्री में है, यानी इलीगल काम नहीं कर सकता, बाउंड्री डिफाइंड है, उस बाउंड्री में रहते हुए अगर थ्रू आउट द पीरियड कस्टमर के कंट्रोल में एसेट है तो ये लीज है। अगर कस्टमर के कंट्रोल में नहीं है, यानी सप्लायर जब चाहे जगह बदल दे, तो फिर ये लीज नहीं है। कस्टमर के कंट्रोल में विद इन डिफाइंड स्कोप अगर एसेट है, और ये नहीं कि साल में 2 महीने कस्टमर की मर्जी चलती है, बाकी 10 महीने सप्लायर की मर्जी चलती है, नहीं, थ्रू आउट द पीरियड। अगर थ्रू आउट द पीरियड कस्टमर की मर्जी चलेगी और वो जो जैसे करे, जो चाहे करे, लेकिन वो जो चाहे है वो विद इन द डिफाइंड स्कोप है, तो फिर ये लीज है। लेकिन अगर कस्टमर की मर्जी नहीं चल सकती है, सप्लायर जब चाहेगा एसेट बदल देगा, तो फिर ये लीज नहीं है। इस डब्बे के अंदर पॉइंट 2 और 3 दोनों पढ़ लें, इनफैक्ट 4 भी पढ़ लें। ये मैंने आपको इन तीनों पॉइंट्स की समरी बता दी।
जी, डब्बे के अंदर 0.234 0.2 वही है जो मैंने कहा था कि डिफाइंड स्कोप के अंदर रहते रहते थ्रू आउट द पीरियड कस्टमर की मर्जी चलेगी, वो चाहे जैसे मर्जी यूज करे, तो ये लीज है। और कस्टमर की मर्जी चलेगी, ये 0.3 को एक्सप्लेन कर रहा है कि कस्टमर तय करेगा कि कौन से रूम को अकाउंट ऑफिस बनाना है, कौन से रूम को सेल ऑफिस बनाना है, ये मालिक मकान नहीं बताएगा, और वो चाहे तो कल को बदल भी दे। और 0.4 में ये लिखा हुआ जो मैं बता रहा था ना कि रेंट का कार है, तो अब अगर मालिक गाड़ी बदल सकता है, किसी दिन थोड़ी हल्के वाली भेज दी, मकसद तो पिक एंड ड्रॉप है ना, मिल रहा है। अच्छा, सप्लायर ये क्यों गाड़ी बदलेगा? एमी तंग करने के लिए कस्टमर। फिर बिजनेस तो है, तो अच्छी वाली गाड़ी लगी हुई है। तो फिर एक तो एक कोई अवेलेबल होती है, हो सकता है पूरे 6 महीने सेम गाड़ी रहे, लेकिन अगर सप्लायर के पास हक है कि अगर उसको अच्छे पैसों वाला कस्टमर मिल रहा है जिसको साफ गाड़ी चाहिए, तो हो सकता है वो गाड़ी इनसे लेके उसको दे दे, इसमें उसको फायदा नजर आ रहा होगा। ये 0.4 में लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है ना, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब यह है कि सप्लायर गाड़ी को चेंज करने का हक रखता है। करे ना करे बात की बात है, वो हक रखता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो गाड़ी अगर चेंज की भी तो तब करेगा अगर गाड़ियां होंगी उसके पास, यानी चेंज करना चाहे तो कर भी सकता हो, ये नहीं कि धमकियां लगा के चला जाए, पता लगे गाड़ी है कि उसके पास। गाड़ियां चेंज करना चाहे तो कर भी सकता हो, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डू सो, और वो तभी गाड़ियां चेंज करेगा जब उसको कोई बिजनेस का फायदा होगा। अगर ये दोनों बातें पूरी हैं तो सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है, और अगर सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है तो फिर ये लीज नहीं है, यानी फिर ये ट्रांजैक्शन आईएफआरएस 16 में नहीं आएगी। तो फिर क्या करेंगे इस ट्रांजैक्शन का? फिर नॉर्मल सर्विस की अकाउंटिंग है, उसे सर्विस ले रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, हम एक्सपेंस बनाएंगे लेसी, और लेसर उसको इनकम बनाएगा, फिर आईएफआरएस 16 नहीं लगेगा। तो आईएफआरएस 16 लगने के लिए जरूरी है कि ये लीज हो। तो लीज वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक आइडेंटिफाइड एसेट के यूज करने का हक लेसर ने लेसी को दिया हो एग्री टाइम पीरियड के लिए, और उसके बदले लेसी इसको कंसिडरेशन पे कर रहा हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है लीज। अब इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेसर है और लेसी है। पहले हम करते हैं लेसर, ये कैफ में टेस्ट हो जाता है, मैं लेसर मेनली कैफ रिवाइज करा रहा हूं, फिर सीफैप की ज्यादा टेस्टिंग इसकी है, तो पहले मैं लेसर रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद लेसी पे आऊंगा। आप आइए अगले पेज पे, नहीं अगले से अगले पेज पे जस्ट ये जो सारी बातें समझाई है ना, ये मैंने आईएएस का एक फ्लो चार्ट कॉपी किया हुआ, बस दिल करे कभी पढ़ने का तो पढ़ लेना, ये मैंने आईएएस का एक फ्लो चार्ट कॉपी किया हुआ, बस पढ़ने का दिल कर रहा है चले पढ़ लें। चलो ठीक है, अगले पेज पे आ जाए। लीज की दो मिसालें दे रहा हूं। बैंक ने कस्टमर को गाड़ी दी, 50 लाख की गाड़ी थी, और 4 साल में इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो 4 साल के बाद गाड़ी की ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक ने कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से? 50 लाख की गाड़ी है, किस्तों में कितने पैसे लेने हैं? 50 लाख या ऊपर लेने ना। अगर साल 1.5 साल बाद वो गाड़ी मार्केट में 50 करोड़ की हो गई है, तो बैंक कहेगा और पैसे दो, है
नहीं। तो खुशी किसको होगी? कस्टमर को। और अगर वो गाड़ी जो वो 50 लाख की बुक बैंक से ले चुका, अब मार्केट में वो 50 रुपए की बिक रही है, तो तकलीफ किसको होगी? कस्टमर को। बैंक को ना खुशी है ना तकलीफ है। हाँ, कोड जरूर रहा होगा कि इतनी महंगी गाड़ी थी मैंने ले ली, लेकिन उसको कोई खुशी गम इसलिए नहीं है क्योंकि उसने 50 लाख दिए हैं और इंस्टॉलमेंट से पैसे पूरे कर लेगा। अच्छा, ओनर कौन है गाड़ी का? अभी बैंक है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू बढ़ने और कम होने की खुशी तकलीफ कस्टमर को ऐसे ही हो रही है जैसे किसी ओनर को होती है। तो ये लीज फाइनेंस लीज है। दूसरी मिसाल, एक घर लिया है 3 साल के लिए किराए पे, आर्टिकल्स के लिए एक फ्लैट किराए पे ले लिया। अब उस घर की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खुशी किसको हो रही है? किराएदार को, मालिक मकान को? मालिक मकान को। और उस घर की वैल्यू बिल्कुल 2% की हो गई है, तो तकलीफ किसको हो रही है? मालिक मकान को। यानी किराएदार को ना को खुशी हो रही है ना तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो तो किराया देके रह रहा है। ये ऑपरेटिंग लीज है। तो अगर एसेट से रिलेटेड खुशियां गम, वो खुशी गम जो ओनर को हुआ करते हैं, अगर वो लेसी को फील होने लग जाए, इसका मतलब वो फाइनेंस लीज है। और अगर लेसी अपनी औकात पे ही रहे तो मतलब ऑपरेटिंग लीज। तो अगले पेज के टॉप पे ये 2 डेफिनेशन लिखी हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस। जी, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज जो मैंने 2 मिसालें दी हैं, इन्हीं मिसालों में वापस आता हूं। फिर एक देसी टोटका बताऊंगा। 3 साल के लिए बिल्डिंग किराए पे दी, किराएदार से 3 साल में उस घर की कीमत सारी पूरी निकलवा लेगा मालिक? क्यों नहीं? ये तो किराएदार देगा भी नहीं, लेकिन क्यों नहीं देगा किराएदार? हाँ, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। यानी अगर उसने बिल्डिंग पूरी खरीदनी होती तो फिर वो 50 साल रहता है ना, उसको तो 3 साल रहना है। यानी बिल्डिंग के बेनिफिट्स 3 साल से बहुत ज्यादा हैं, तो उसको वो चाहिए ही नहीं सारे बेनिफिट्स, इसलिए मालिक मकान उससे इतने सारे पैसे भी नहीं लेगा, इनफैक्ट वो देगा ही नहीं पैसे। लेकिन अगर गाड़ी 50 लाख की मार्केट से खरीदी है तो बैंक उस कस्टमर को वो गाड़ी देके कितने पैसे पूरे कर लेगा? 50 लाख कर लेगा पूरे, ऊपर प्रॉफिट भी लेगा। तो देसी टोटका ये है कि अगर कस्टमर से नहीं, अब तो मैं कस्टमर नहीं, अब तो लेसी कह देता हूं, अगर लेसर अपना एसेट पे हुआ खर्चा प्लस प्रॉफिट तकरीबन सारा लेसी से पूरा कर लेगा तो ये फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग लीज। ये देसी टोटका बता रहा हूं, दोबारा सुन ले। अगर लेसर एसेट पे हुआ खर्चा प्लस प्रॉफिट वो इंटरेस्ट की शक्ल में लेसी से पूरे कर लेगा तकरीबन सारे, तो फिर ये फाइनेंस लीज है। और अगर पैसे पूरे नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग। हाँ नहीं, देसी टोटका था, अगर लिख लेते तो। अच्छा जी, अब आप आइए पेज 5 पे, पेज 5, क्लासिफिकेशन। 5 1 और 3 1, 8 पॉइंट्स लिखे नजर आ रहे हैं आपको, ABCD और उसके बाद फिर ABC। क्लासिफिकेशन की 5 पॉइंट्स 1 हैं और 3 पॉइंट्स 1 हैं। पहुंचे? अच्छा, ये जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, इसकी जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स कैसे बनी हैं? मतलब उन वायरस के साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं कि वो ये काम करेगा, एग्री हो गया उसके साथ, ऑब्जर्व किया गया है। और जरूरी है कि वो सारी सिम्टम्स पूरी हों? नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ सिम्टम्स बनाई गई हैं। हाँ, हो सकता है 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो 2-3 सिम्टम्स जरूर होती होंगी, लेकिन वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं वायरस के साथ तय हुई, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है वायरस के साथ। तो इसी तरह ना, फाइनेंस लीज बाय डेफिनेशन यही है कि जिसमें लेसर नहीं, लेसी को वो खुशियां तकलीफें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, फील होने लग जाएगी जो लेसर को हुआ करती हैं। ये है डेफिनेशन। देसी टोटका क्या है? अभी तो बताया यार, लेसर अपने सारे पैसे पूरे कर लिए, देसी टोटका है। अब ओवर द पीरियड अकाउंटेंट्स ने कुछ निशानियां ऑब्जर्व की हैं
कि जहां जहां ये डेफिनेशन पूरी होती लग रही है तो उनमें ये कुछ निशानियां पूरी होती नजर आ रही होती हैं। इनको कहते हैं इंडिकेशंस, कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस नहीं है, ये इंडिकेशंस हैं। 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 निस्बतन कम इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहले लिखी हुई है ABCDE, इनको लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस, और जो अगली 3 है ABC, उनको क्या लिखा हुआ है, इंडिकेशंस ऑफ सिचुएशंस। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली 5 है और कच्ची कच्ची अगली 3 भी हैं। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप निचोड़ निकालेंगे ना तो वो वही देसी रूट का निकलेगा, क्या कि अपने वो पैसे पूरे कर रहा है। चले मैं आपको पहले सारी समझाता हूं जुबानी जुबानी, फिर पढ़िएगा। अगर एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल है, इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, जितनी देर वो यूज हो सकता है। अगर किसी एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल है और लेसर वो एसेट 6 साल के लिए एक ही लेसी को दे देता है, तो वो सारे पैसे इसी से पूरे करने की कोशिश करेगा या बचा कुचा वापस आएगा तो देखेगा और कमाने के। 8 में से 6 साल तो उसने एक ही लेसी को दे दिए, इसी से पैसे पूरे करने की कोशिश करेगा। तो ये भी फाइनेंस लीज की एक मिसाल है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तो एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को, तो क्यों कर रहा होगा लेसी ओनरशिप, लेसर ओनरशिप ट्रांसफर? क्योंकि नहीं, वो क्यों मान गया होगा कि एंड पे आपको नाम ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पैसे पूरे कर लिए होंगे। तो ये भी फाइनेंस लीज है। अच्छा, अगर एसेट इतना स्पेशलाइज्ड किस्म का है कि पाकिस्तान में और किसी काम का है ही नहीं, लेसर ने स्पेशली अपने लेसी के लिए बाहर से मंगवा के उसको किराए पे दिया है, तो वो इसी से पैसे पूरे करे या बचा कुचा वापस आए तो देखे और ढूंढे किराएदार, तो ये भी फाइनेंस लीज की मिसाल है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद लेसी चाहे तो वो एसेट वापस कर दे, बस 4 साल यूज कर लिए, और चाहे तो वो थोड़े से पैसे देके खरीद ले। अच्छा, थोड़े से कितने, थोड़े से कैसे पता चलेगा थोड़े पैसे? जो उस वक्त अंदाजन उस बचे कुछ एसेट की फेयर वैल्यू होगी उस वक्त, लेट्स से 6 मिलियन, ये दोनों का अंदाजा है। और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेसर ने लेसी को कहा है कि चाहो तो वापस कर देना और चाहो तो परचेज कर लेना बस 2 मिलियन देके। ये दोनों को पता है कि 4 साल के बाद ये मार्केट में कम से कम इतनी वर्थ का होगा, तो लेसर उसको 2 मिलियन की ऑफर कर रहा है। क्यों मेहरबानी की है ये लेसर ने? क्योंकि उसने पहले ही यकीनन पैसे पूरे कर लिए, और लेसी भी समझता था इस बात को कि शुरू में मैंने काफी सारे पैसे दे दिए और एंड पे मैं 2 मिलियन भी देके इसको खरीद दूंगा। तो ये भी फाइनेंस लीज की निशानी है। और आखिरी निशानी, जितने पैसे, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। बैंक ने 50 लाख गाड़ी खरीद के लीज पे दे दी। बैंक जितनी इंस्टॉलमेंट्स लेगा कस्टमर से, अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और वो 50 लाख बनती है, तो क्या साबित हो रहा है कि बैंक ने यकीनन किस्तें रखी ही ये सोच के कि उसने 50 लाख पूरे करना है। अच्छा, बैंक को तो पता है कि उसने पूरे करने हैं। अकाउंटेंट देख रहा है कि अगर बैंक जो किस्तें ले रहा है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और अगर वो 50 लाख के बराबर आती है तो यकीनन बैंक सारे पैसे पूरे कर रहा होगा। तो ये भी फाइनेंस लीज की निशानी है। ये ABCDE 5 पढ़ लें, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज में ABCDE 5 पढ़ लें। हाँ जी जी, देखें, अगर लेसी अकलमंद है तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? उसको नहीं चाहिए एसेट तो फिर नहीं खरीदेगा, फिर भी नहीं चाहिए तो बेच देगा। ये ऑफर ही इतनी अट्रैक्टिव है कि बेवकूफी होगा कि ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे। तो ये लिखा हुआ है कि सर्टेन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसी है ना, अगर नहीं भी चाहिए उसको तो फिर भी खरीद के बेच देगा। हाँ जी, बुक में पढ़ना था ABCDE, पढ़ लिया? किसी पॉइंट की अंग्रेजी में कोई इतराज? ये 5 निशानियां पूरी होनी चाहिए लाजमी,
नहीं, ये कंडीशंस नहीं है, ये इंडिकेशंस हैं। इनमें से ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 3 में से कोई एक भी आ जाए तो पक्की फाइनेंस लीज होती है। वो है पहली, दूसरी और चौथी। पहली, दूसरी और चौथी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक भी हो तो लाजमी फाइनेंस लीज होती है। उसके बाद जो नीचे 3 ABC लिखे हुए हैं, ये भी कुछ फालतू से हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल चलो हैं तो ये भी बताता हूं। लेकिन इन पे को बहुत गहरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी समझाता हूं। एक तो बल्कि मैंने समझा भी दिया। बैंक ने 50 लाख की गाड़ी खरीद के लीज पे दे दी। अब बैंक ने कितने पैसे पूरे करने हैं? 50 लाख। अगर वो गाड़ी एंड पे 5 साल पूरे करने के बाद मार्केट में स्टिल 50 करोड़ की हुई तो फायदा किसका? लेसी का। और अगर 5 रुपए की हुई तो नुकसान तकलीफ किसकी? लेसी की। ये उन 3 में से पहले पॉइंट का मतलब है, नहीं दूसरे का। रेजिडुअल यानी जो बाकी बचा रह गया, उस पे जो भी फायदा नुकसान है, अगर वो लेसी का है तो उसका मतलब फाइनेंस लीज है। नीचे वाले ABC में से B। अच्छा जी, बैंक ने गाड़ी दी लीज पे और 4 साल की किस्तें थी। 1 साल बाद लेसी कहता है नहीं देता मैं पैसे, जो मर्जी कर लो, तो बैंक क्या कर लेगा? लिटिगेशन में तो चलो जाएगा, वो तो लंबा चक्कर है। बदमाश रखे होते हैं बैंक ने, रिकवरी वाले रखे होते हैं, गाड़ी उठवा लेंगे। अच्छा, क्या करें गाड़ी उठवा के? बेच दें, और बेचने का मकसद होगा अपना पैसा पूरा करना। और अगर अपना पैसा फिर भी पूरा नहीं हो सका, फिर लेसी को उठवा लेंगे। तो अगर लेसी मुकर रहा है कि नहीं करता मैं पैसे, जो मर्जी कर लो, और बैंक जो मर्जी कर सकता हो कि अपने पैसे पूरे कर ले, तो ये फाइनेंस लीज है। ये A में लिखा हुआ। जी अच्छा जी, लास्ट, उन 3 में से लास्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद चाहो तो वापस कर देना, चाहो मजीद 3 साल के लिए किराए पे एक्सटेंड कर लेना। लेकिन उन 3 साल का किराया बहुत मामूली रख दिया। तो इतना मामूली क्यों रख दिया लेसर ने? क्योंकि वो पहले पैसे पूरे कर चुका है। ये लास्ट पॉइंट है। हाँ जी, अच्छा लेसर चूंकि टेस्ट कैफ में होता है, सीफैप पे नहीं होता, इसलिए ना मैं आपको बस बताता चला जा रहा हूं, एक रिवीजन रिकैप के तौर पे। कुछ पूछना हो तो जरूर रोक के पूछिएगा। ऑपरेटिंग लीज और बुक्स ऑफ लेसर पढ़ा रहा हूं, एक सवाल से समझाता हूं। लिखे सवाल, लिखे सवाल, लिखे, एक सवाल से समझाता हूं। ऑन 1st January 21, a machine was purchased. A machine was purchased for 12 lakh, 1.2 million. Estimated life, estimated useful life 20 साल, 20 years.
ऑन सेम डेट यानी 1 जनवरी 21 को ही machine was given on operating lease for 4 years. Operating lease for 4 years. Following lease payments क्या लगता है नाम से? जो किराया. Following lease payments were agreed. डेट बताऊंगा और अमाउंट बताऊंगा. डेट लिख लें पहले. 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24. और अमाउंट लिखें. 130,000, 100,000, 140,000 और 114,000. 1,14,000. 130, 100, 140 और 114. Initial direct costs incurred by lessor. 12,000, 12,000. क्या लगता है मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट खर्चा, डायरेक्ट कॉस्ट जो लीज से डायरेक्टली रिलेटेड है. इनिशियल शुरू में हो रहा होगा. तो लेसर अगर घर किराए पे दे रहा है तो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दे रहा होगा, तो ये उस तरह का खर्चा होता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट. और सवाल को यहीं रोके, आप आइए पेज चैप्टर के चौथे पेज पे आए और नंबर 9 पढ़ लें. चौथे पेज पे नंबर 9. अच्छा, ऑपरेटिंग लीज किया ना भी सवाल कराता हूं और एक और करा दूंगा. उसके बाद फिर मैं फाइनेंस लीज से कराने लगूंगा तो ये टर्म्स पढ़ाऊंगा. अभी ऑपरेटिंग लीज में इनका इतना सवाल नहीं है, फाइनेंस लीज में समझाऊंगा. अभी बीच में सिर्फ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मैंने रेफर किया है, बाकी मैं आपको फाइनेंस लीज के टाइम समझाऊंगा. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ओके. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड, सवाल पे वापस. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसर 12,000 रुपए. अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है. रिक्वायर्ड है 4 साल की, 21, 22, 23, 24. जर्नल एंट्रीज भी और इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी मुझसे रिक्वायर्ड है. जर्नल एंट्रीज भी और एसओएफपी, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स 4 साल के. चले, मुझसे रिक्वायर्ड है. एंट्रीज करता हूं पहले. 1 जनवरी 21 को मशीन खरीद ली तो मशीन हो जाएगी डेबिट. कितने की? 12 लाख की. अच्छा, ये मशीन किराए पे दे रहा है. मैंने क्या लिखवाया? ऑन सेम डेट मशीन वाज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज. हाँ, ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो सारी खुशियां तकलीफें लेसी को फील हुआ करेंगे. ऑपरेटिंग लीज है नहीं, लेसर ही को रहेंगी. इसका मतलब ये लेसर ही का एसेट है. वैसे तो लेसर का ही एसेट है, उसका ओन्ड है, लेकिन जब तकलीफें खुशियां लेसी को हो भी नहीं रही तो ये इन सब्सटेंस भी लेसर का एसेट. तो जब लेसर का एसेट है तो लेसर ही रिकॉर्ड करेगा और उसको डेप्रिशिएट भी लेसर ही करेगा. तो 31 दिसंबर 21 पे 1 जनवरी 21 पे मैं एक एंट्री और करूंगा, अभी करता हूं. 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन भी यही चार्ज करेगा. डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेब्ट एंड क्रेडिट, 20 साल लाइफ है. 60,000. तो एसेट ओन तो लेसर का है ही है, लेकिन इन सब्सटेंस भी ये एसेट लेसर का ही है. मर्जी भी लेसर की चलेगी, लेसी बस इस्तेमाल करेगा, उसके पैसे देगा. तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी लेसर ही चार्ज करेगा अपनी बुक्स में. लेसर को मिलेगा क्या इसके बदले? किराया मिलेगा. कितना किराया मिलेगा? 2021 का कितना? 130. 2022 का 100. 2023 का 140. 2024 का 114.
4 साल के लिए मशीन ली है किराए पे, और डेप्रिसिएशन का मेथड क्या लगाया मैंने? स्ट्रेट लाइन। कहा नहीं था लेकिन चलो स्ट्रेट लाइन लगा दिया। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगने का मतलब है कि इस मशीन से बेनिफिट्स हर साल तकरीबन बराबर मिलते हैं, तो फिर ये पैसे हर साल किराया डिफरेंट क्यों है? बस टर्म्स में तय किया हुआ। हो सकता है लेसी ने कहा हो कि दूसरा साल जरा मेरा हल्का है, ऐसा करें कुछ पैसे आप ज्यादा पहले में ले ले, कुछ ज्यादा तीसरे में ले ले, दूसरा और चौथा साल हल्का रख लें, एग्री कर लिया। हो सकता है लेसर ने कहा हो कि मैं आपको चौथे साल किराया कम कर दूंगा, तीसरे साल ज्यादा ले लूंगा, तो ये लेसर ने भी कहा हो सकता है। इनका जो कैश फ्लो का अरेंजमेंट है, क्या वो ये लाजमी शो कर रहा है कि पहले साल मशीन से बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, दूसरे साल कम मिलेंगे, तीसरे साल बेनिफिट पैटर्न नहीं शो कर रहा। ये इन्होंने आपस में बस कैश तय किया है, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे होना क्या साबित कर रहा है कि बेनिफिट हर साल बराबर है। तो फिर फेयर यही है कि लेसर किराए की इनकम भी हर साल बराबर ही शो करे, जब मिलने वाले बेनिफिट हर साल बराबर है। दोबारा स्ट्रेट लाइन मेथड क्या शो कर रहा है कि हर साल बेनिफिट्स एक जैसे ही हैं। तो फिर अगर किराया डिफरेंट भी तय हुआ है तो ये कैश फ्लो का मसला है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब हर साल एसेट एक जैसा हो रहा है और लेसर 4 साल इस्तेमाल का टोटल इतना पैसा ले रहा है, तो फेयर मैचिंग तभी होगी अगर हर साल की डेप्रिसिएशन भी बराबर, तो हर साल की इनकम भी बराबर होनी चाहिए। अब टोटल 4 साल का ये पैसा है, हर साल बराबर इनकम करनी है, तो लेसर अपनी इनकम हर साल 1.21 रिकॉर्ड किया करेगा। लेसी को कहेगा 1.30 रहने दो, 1.21 दे दो। नहीं, कैश यही है जो तय हो गया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में वो इसको 4 साल पे बराबर फैला देगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर है। तो 31 दिसंबर 21 को कैश डेबिट कितना? 130, लेकिन रेंट इनकम हम 130 नहीं बना सकते, रेंट इनकम हम बनाएंगे 121, लेकिन पैसे तो मिल गए ज्यादा, तो जो 9,000 ज्यादा मिल गया है वो लाइबिलिटी बन गई, एडवांस रेंट। 31 दिसंबर 21 में मैंने एक एंट्री करनी है, एक एंट्री की जगह मैंने यहां छोड़ी है, और एक मैंने 31 दिसंबर 21 में और करनी है, करता हूं बाद में। फिर अगला साल एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 22, फिर से मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितनी? 60,000, और अगले साल का फिर किराया मिल जाएगा। अब की बार कैश कितना मिलेगा? 100,000, लेकिन इनकम तो हमने बनानी है 121, तो ये तो पैसे नहीं मिले पूरे। पहली बात, पैसे इसलिए थोड़े मिले हैं कि पहले ज्यादा मिल गए थे, तो अब वो लायबिलिटी खत्म, एडवांस रेंट हो गया डेबिट। कितना? लेकिन ये तो डेबिट क्रेडिट अभी भी पूरा नहीं हो रहा। पैसे हमने इनकम ज्यादा बनानी है, पैसे थोड़े मिले हैं, तो रेंट रिसीवेबल आ जाएगा। कितना? 12,000। पहले ज्यादा मिल गए थे, वो रिवर्स कर दे, अभी भी थोड़े हैं तो रिसीवेबल बन गया। और एक एंट्री 31 दिसंबर 22 पे मैं और करूंगा। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी कितनी? 60। कैश कितना मिल रहा है अब? 140, लेकिन इनकम तो हमने बनानी है 121। ये तो ज्यादा मिल रहा है। एक तो इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि पहले रिसीवेबल था, कितना था? 12, तो वो पूरा हो रहा है। हाँ जी, पूरा हो रहा है, लेकिन और ज्यादा मिल गया, तो फिर से एडवांस बन जाएगा। कितना? 7,000। और एक एंट्री मैंने 31 दिसंबर 23 पे और करनी है, और फिर चौथे साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 60,000। और अब कितना कैश मिलेगा? 114, लेकिन रेंट इनकम तो हमने बनानी है 121, तो पैसे थोड़े क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले ज्यादा मिल गए हुए थे, तो वो 7,000 डेबिट होकर खत्म हो जाएगा, और 4 साल पूरे हो गए। और ये एक एंट्री में और करूंगा।
जी रेंट इनकम। अच्छा, जो एंट्रीज बीच में छोड़ी है ना, ये मैं करता हूं, पहले आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं। दो 2021, 2022, 2023, 2024। क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी कितनी? 60,000। रेंट इनकम आएगी कितनी? 121। और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स में एक्सपेंसेस इनकम दिखा रही हो ना, तो अच्छा होता है अगर प्लस माइनस डाल लें तो जरा क्लैरिटी आ जाती है। एक लाइन मैंने लिखनी है और इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन और लिखनी है मैंने भी। नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, 12 लाख की मशीन खरीदी थी, 60 हजार डेप्रिशिएट होती जा रही है। पहले साल में कितनी रह गई? फिर 60 हजार और डेप्रिशिएट हो गई, फिर 60 हजार और डेप्रिशिएट हो गई, और फिर 60 हजार और डेप्रिशिएट हो गई। यहां मैंने 2 लाइनें लिखनी है और एसओएफपी में आएगा जी रेंट रिसीवेबल और एडवांस रेंट। देख लें किस साल क्या है। 21 में एडवांस है कितना? 9,000। 22 में रिसीवेबल आ गया 12,000। 23 में फिर एडवांस आ गया 7,000। जी यहां तक नोटेड। अच्छा, अभी तक मैंने आपको एक फिगर रोकी हुई थी, वो है 12,000। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 12,000 पे की थी लेसर ने। मिसाल इसकी कोई कमीशन, तो ये तो एक्सपेंस है, तो किस साल में एक्सपेंस बनना चाहिए? है पहले साल में। लेकिन उससे कमीशन क्यों दी थी? उससे बेनिफिट क्या है? ये 4 साल का किराया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि उस कमीशन को एक्सपेंस किस साल में बनना चाहिए? 4 साल में मिला के, क्योंकि उसने रेंट इनकम से मैच करना है। और चूंकि रेंट इनकम हर साल बराबर है, इसलिए 12,000 भी 4 बराबर टुकड़े कर देंगे, तो पे तो पूरा 12,000 हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, आईडीसी के नाम से भी रख सकते हैं। आईडीसी यानी एक एसेट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। हर साल 3-3 हजार इसमें से एक्सपेंस में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो 31 दिसंबर 21 आएगा P&L डेबिट, आईडीसी क्रेडिट 3,000। फिर 22 एंड होगा, P&L डेबिट, आईडीसी क्रेडिट 3,000। 23 एंड होगा, P&L डेबिट, आईडीसी क्रेडिट 3,000। और 24 भी एंड होगा तो P&L डेबिट, आईडीसी क्रेडिट 3,000।
अब पे तो हो चुका है पहले ही साल, लेकिन एक्सपेंस बना रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस टाइप चीज हो गई ना। लेकिन इसको प्री एक्सपेंस नहीं कहा जाता, इसको मशीन के साथ ही जोड़ दिया जाता है। पहले साल 12 में से 3 एक्सपेंस बन गया, बाकी कितना रह गया 9000, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहने की बजाय मशीन की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। कैरिंग अमाउंट में, कॉस्ट में नहीं। कॉस्ट में क्यों नहीं? क्योंकि वो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा थोड़ी है। फिर अगले साल 9 में से 3000 और एक्सपेंस बना दिया, बाकी रह गया 6000। फिर अगले साल 3000 और एक्सपेंस बना दिया, बाकी रह गया 3000। और फिर अगले साल वो 3000 भी एक्सपेंस बन गया। अच्छा, क्या रेंट इनकम हमेशा हर साल बराबर ही होनी चाहिए? नहीं। इस साल में बराबर क्यों रखी थी? क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर था। डेप्रिसिएशन हर साल क्यों बराबर थी? क्योंकि इस एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स फिर हर साल एक जैसे थे। हो सकता है इस मशीन की डेप्रिसिएशन आर्स मेथड पे होती, तो फिर रेंट इनकम भी आर्स रेशो में ही बांटते, और आईडीसी को एक्सपेंस हर साल बराबर बनाते, उसको भी फिर उसी रेशो में ही बांटते। आप आए पेज 6 पे, ऑपरेटिंग लीज, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, पॉइंट 1, 2, 3 तीनों पढ़ लें। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, बुक्स ऑफ लेसर में हूं मैं, सेट 1 बुक्स ऑफ लेसर बनाया मैंने, और पेज 6 के ऊपर ऑपरेटिंग लीज, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट 1, 2, 3 तीनों पॉइंट्स पढ़ लें, चौथा नहीं, पहले तीनों। जी, पॉइंट 1, 2, 3 ओके। पॉइंट 4 पढ़ के देखें, समझ आ रहा है? अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाए, मॉडिफिकेशन, तो क्या अकाउंटिंग करेंगे? पॉइंट 4 पढ़ के देखें, समझ आती बात? हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई तो हम समझेंगे पुरानी कहानी खत्म, नई कहानी शुरू। और पुरानी कहानी का अगर कोई प्रीपेड एक्रूट था तो उसको नई कहानी का हिस्सा बना लेंगे। ऑपरेटिंग लीज, ये एक सवाल और करा देता हूं और बस फिर ऑपरेटिंग लीज बहुत है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें, प्रैक्टिस सेट 1। ये मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में इसकी सवाल डाले में कैफ के। प्रैक्टिस सेट 1 देखें, मैं करता हूं बोर्ड पे। आधा करना है क्योंकि ये आधा लेसी का सवाल था, आधा लेसर का सवाल था, तो अभी तो लेसर वाली करूंगा।
प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन 1 पढ़ें, मैं करता हूं। डाटा ज्यादा लंबा चौड़ा है क्योंकि लेसी का भी सवाल था। इस सवाल में लेसी की भी रिक्वायरमेंट थी और लेसर की भी रिक्वायरमेंट थी। मैंने अभी इस वक्त सिर्फ लेसर की रिक्वायरमेंट रखी है और सेट 2 में इसको दोबारा छापा है तो वहां लेसी वाली रिक्वायरमेंट डालिए, इसलिए डाटा आपको ज्यादा नजर आएगा। पढ़ लें लेसर का छोटा सा ये बीच में क्वेश्चन। जी 1 जनवरी 2019 को FVLL ने मशीन खरीदी और 1 मार्च को किराए पे दे दी कि 1 फेब को 1 मार्च को 1 फेब को तो एग्री किया था, लेकिन 1 मार्च से वो किराया शुरू हो रहा है और किराए के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2.5 साल तक किराए पे रहेगी मशीन और 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। तो 2.5 साल में तो कितने क्वार्टर बनते हैं? 10। अरे 8 क्यों? 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में 8 क्वार्टर, 2.5 साल में 10 क्वार्टर, तो भैया 8 क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले 2 क्वार्टर खाली जाएंगे, 3rd क्वार्टर से पेमेंट शुरू होगी। अच्छा, चाहे वो 3rd क्वार्टर में करे चाहे सारी आखिरी क्वार्टर में करे, चूंकि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे है तो इसलिए हमने रेंट इनकम कैसे बनानी है? स्ट्रेट लाइन पे। और FVLL की बुक्स में एंट्रीज मांगी है, तो 1 जनवरी 19 को मशीन खरीद लेते हैं। मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट कितने की? 200 मिलियन की। फिर किराए पे दे दी मशीन, तो किराए पे देने की तो कोई एंट्री नहीं है। किराया कब मिला? पहला किराया कब मिला? 3rd क्वार्टर के एंड पे। तो 1 मार्च से क्वार्टर गिनना शुरू करें। मार्च, अप्रैल, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 30 नवंबर को कितना किराया मिला? 12 मिलियन। अच्छा, जो पिछला सवाल था ना, जो मैंने भी खुद ही बनाया था, उसमें ईयर एंड पे ही किराया मिल रहा था और ये जो प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, इसका हिसाब किताब कब करते हैं? ईयर एंड पे। इसलिए मैं उन्हीं एंट्रीज में ही हिसाब किताब कर रहा था। लेकिन अगर ईयर एंड से पहले किराया मिल रहा हो तो उस वक्त हमें इस टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस किराया मिल रहा है वो इनकम है। ईयर एंड पे जाके देखेंगे कि रिसीवेबल है कि एडवांस। पिछले सवाल में कैश मिल ही ईयर एंड पे रहा था, इसलिए मैंने उन्हीं एंट्रीज में ही एक्रूड, एडवांस वगैरह डाल लिया। लेकिन अगर ईयर एंड से पहले मिल रहा है तो फिर जितने पैसे मिल रहे हैं वो इनकम है। साल के एंड पे देखेंगे जाके क्या हिसाब करना है। अगला किराया कब मिला? वो तो 19 से आगे निकल जाएगी बात। तो सिर्फ 19 की एंट्रीज पूछी हैं, तो 31 दिसंबर 19 पे क्या होगा? एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कितनी लाइफ है? 16 मिलियन आरवी है, 8 साल लाइफ है, तो 200 माइनस 16 ओवर आर जी 23। अब साल के एंड पे हम हिसाब किताब करेंगे कि एडवांस है या रिसीवेबल है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनकम 2019 में बननी चाहिए कितनी। हमें मिलने हैं 8 किस्तें। कितनी कितनी? 8 किस्तें 12 मिलियन की। और कितने अरसे की हैं ये? लीज टर्म कितनी है? तो 1 साल की इनकम बन गई 30। सबको ऐड करके मैंने लीज टर्म पे डिवाइड कर लिया। लेकिन ये तो साल की है,
हम इस वक्त सवाल कर रहे हैं 2019 का, और 2019 में लीज कब शुरू हुई थी? फर्स्ट, तो इसको करना पड़ेगा 10/12, 1 मार्च 10/12, 32। इतनी इनकम 2019 में आनी चाहिए, लेकिन आ तो सिर्फ 12 रही है। तो फिर रिसीवेबल बना लेते हैं, रेंट रिसीवेबल डेबिट, और मजीद इनकम बना लेते हैं। कितना बना लें? बननी चाहिए 32, अभी तक बनी है 12, तो 20 से हम लोग और इनकम और रिसीवेबल बना लेते हैं। ये होती है बुक्स ऑफ लेसर ऑपरेटिंग लीज। क्या अगर हमने ज्यादा पेबल के एडवांस, अगर हमें लेट से 40 मिलियन मिल गया होता तो हमने 40 मिलियन डेबिट कैश और 40 मिलियन रेंट इनकम बना ली होती। हमें चाहिए 32, तो 8 मिलियन से रेंट इनकम डेबिट, एडवांस रेंट क्रेडिट, यानी इनकम रिवर्स कर देते। जी आखिरी एंट्री में कोई सवाल? चलें ऑपरेटिंग लीज बस, अगली क्लास में फिर फाइनेंस लीज कराता हूँ, ठीक है।